अगला हमारा जो होगा वो क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि विच टाइप ऑफ वेव इज रिक्वायर टू डिस्क्राइब क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। ओके चलो आगे बढ़े। तो क्वेश्चन ये है हमारे सामने, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये आता है, ये सब देखने के बाद क्वेश्चन ये आता है, विच टाइप ऑफ वेव, विच टाइप ऑफ वेव required to describe particle। ठीक है, पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए किस टाइप की वेव चाहिए। ठीक है, एक आध कंडीशन है, पहले कंडीशन लिख लेते हैं। पहला तो क्या होना चाहिए, देखो अभी तक क्या थी, वो एक नॉन लोकलाइज्ड वेव थी। कैसी थी, एक नॉन लोकलाइज्ड वेव थी। अब क्या होना चाहिए, अब कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, वी नीड ए वेव या फिर वी नीड ए वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मतलब जो y इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखा था ना, वो क्या था, वेव फंक्शन, यानी मैथमेटिकल फॉर्म। किसी वेव को जब मैथमेटिकली दिखाते हैं हम, और जिस इक्वेशन से दिखाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वी नीड ए वेव, वी नीड ए वेव विच हैव, लिखो भी समझाता हूं मैं, ठीक है, which have large amplitude in region in which particle is confined and have zero amplitude outside the region, यानी हमको ऐसी वेव चाहिए, उस वेव का एम्पलीट्यूड उस रीजन में, जिस रीजन में पार्टिकल कन्फाइंड है वहां पर तो क्या हो, मैक्सिमम हो, और उसके बाहर वो क्या हो, जीरो हो, यानी उस रीजन से बाहर क्या हो, जीरो हो। मुझे कुछ इस टाइप की वेव चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब उस टाइप की वेव कहने का मतलब क्या हुआ, लेट अस से मेरे पास एक वन डायमेंशनल रीजन है, माना एक रीजन मैंने क्या बोला, अलोंग एक्स एक्सेस बोल दिया। कैसे बोल दिया मैंने, अलोंग एक्स एक्सेस, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सेस है। ठीक, इस एक्स एक्सेस में एक पार्टिकल है मेरे पास, जो ये x इक्वल टू x1 से लेकर x इक्वल टू x2 के बीच क्या है, कन्फाइंड है। ठीक है, यानी वो इससे बाहर भी नहीं जा सकता, और ये x1 से इधर भी नहीं जा सकता, और x2 से इधर नहीं जा सकता, यानी वो x1 और x2 के बीच में वो क्या है, बॉन्ड है, यानी उसके बीच है, मैं इस x1 और x2 के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, वो कन्फाइंड है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या फिर कोई भी एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हो सकता है ना। अब वो वेव कैसी होगी, जो इस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी किस टाइप की हमको वेव चाहिए, हमारे को रिक्वायरमेंट क्या है, हमको एक ऐसी वेव चाहिए जिसका एम्पलीट्यूड इस रीजन में तो क्या हो, लार्ज हो, इस तरीके से उसका एम्पलीट्यूड इस रीजन में क्या हो, लार्ज हो, और इससे बाहर क्या हो, जीरो हो। यहां उसका एम्पलीट्यूड क्या हो, जीरो हो। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये ना, जहां मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इन दो पॉइंटों के बीच में उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो, मैक्सिमम हो, और इन दो पॉइंटों के बाहर या फिर इस रीजन के बाहर जो उसका एम्पलीट्यूड हो वो कितना हो, जीरो हो। मुझे इस टाइप की वेव चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इस टाइप की वेव चाहिए। और ये जो वेव है, इस टाइप की वेव जो जिसका एम्पलीट्यूड किसी एक रीजन में मैक्सिमम और उस रीजन के बाहर मिनिमम या बोल सकते हैं जीरो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेव बोलते हैं। तो ये जो वेव है वो कैसी वेव है, लोकलाइज्ड वेव है। क्यों, क्योंकि इसकी लोकेशन हमको पता है कि वो x1 से लेकर x2 के बीच में है, और उससे बाहर वो क्या है, जीरो है। तो दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लोकलाइज्ड वेव। किस टाइप की वेव, we need a wave which have large amplitude in a region in which particle is confined and have zero amplitude outside the region, and the wave which have large amplitude in the region where particle is confined and zero outside the region, then this type of wave is known as localized wave। ठीक है, हिंदी में बोलो, ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड उस रीजन में तो मैक्सिमम होता है जिस रीजन में पार्टिकल कन्फाइंड होता है, और उस रीजन के बाहर उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेव बोलते हैं। तो यहां पर लिखो, दिस टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लोकलाइज्ड वेव। दिस
टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड लोकलाइज्ड वेव। इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेव बोलते हैं। एंड ए लोकलाइज्ड वेव इज नोन एज वेव पैकेट। जो एक लोकलाइज्ड वेव होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। ठीक है। एंड ए लोकलाइज्ड वेव इज कॉल्ड वेव पैकेट। उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्या है? दिस इज लोकलाइज्ड वेव। लोकलाइज्ड वेव, क्योंकि हमको इसकी लोकेशन पता है कि वो x1 से x2 के बीच में है। और इसी लोकलाइज्ड वेव का दूसरा नाम क्या है मेरे पास? यहां वेव पैकेट है। ठीक है। तो आज से अगर आपसे आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वेव पैकेट, तो आपका आंसर क्या होगा? ए लोकलाइज्ड वेव इज नोन एज वेव पैकेट। किसी एक लोकलाइज्ड वेव को ही हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब एक बार थोड़ा और समझ लें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ओके, वैसे समझ ही गए होगे। यानी x1 और x2 के बीच में पार्टिकल कन्फाइंड है और यहाँ पर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जहाँ उसका और उसके बाहर उसका एम्पलीट्यूड क्या है? मिनिमम है। तो यहाँ पर उसने क्या बनाया? एक पैकेट टाइप का बनाया, उसे हमने क्या बोल दिया? वेव पैकेट बना दिया। अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए, हाउ वी फॉर्म्ड वेव पैकेट, कि जो वेव पैकेट है उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे? हाउ वी फॉर्म दिस टाइप ऑफ वेव ना। हमारे पास तो वेव जनरली कैसी होती है? प्लेनर वेव होती है ना। तो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ वेव। तो क्वेश्चन ये है हमारे दिमाग में, अगर इसका आंसर आपने दे दिया तो वेव पैकेट आपके समझ में आ गया। तो हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट, हाउ वी कैन फॉर्म वेव पैकेट। वेव पैकेट या इसको दूसरा नाम क्या है मेरे पास? लोकलाइज्ड वेव। हाउ वी कैन फॉर्म लोकलाइज्ड वेव। ठीक है। अब देखो, लोकलाइज्ड वेव फॉर्म करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। कैसे करते हैं? लोकलाइज्ड वेव इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेनर वेव। क्या बोला मैंने? लोकलाइज्ड वेव कैन बी फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ प्लेन वेव। ठीक है। बहुत सारी मेरे पास प्लेन वेव होंगी, उनको सुपर इंपोज करा दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा? एक लोकलाइज्ड वेव या फिर वेव पैकेट मिल जाएगा। देखो कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं। माना मेरे अज्यूम कर लिया कि मेरे पास यहां पर क्या है, इस तरीके से एक प्लेन वेव है, एक प्लेन वेव ये 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 है। नंबर ऑफ प्लेन वेव है, बहुत सारी, हजारों लाखों प्लेन वेव है मेरे पास। ठीक है। इस टाइप से प्लेन वेव है ना। इन प्लेन वेव की एक खासियत है। ठीक है। इन प्लेन वेव है मेरे पास है, इनकी खासियत क्या है? लिखो, खासियत ये है कि दे हैव स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड, स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है? बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी वेवलेंथ में। या बोल सकते हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ है वो कैसी है? वेवलेंथ कैसी है मेरे पास? स्लाइटली डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट। वेवलेंथ इज स्लाइटली डिफरेंट। ओके। नाउ इनकी वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है और इनका जो फेज है और एम्पलीट्यूड है, क्या? फेज एंड एम्पलीट्यूड वो हम चॉइस करेंगे, हम चूज करेंगे। चूजन सच दैट, अभी लिखेंगे हम उसको, अभी मैं बोल दे रहा हूं, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल रहा हूं उसे, उसको यहां पर लिखूंगा मैं। ठीक। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ प्लेन वेव है जिनकी वेवलेंथ क्या है? स्लाइटली डिफरेंट है, और उनका फेज और एम्पलीट्यूड इस तरीके से चूज कर रखा है कि वो उस रीजन पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते हैं जिस रीजन पर पार्टिकल कन्फाइंड होता है, और उस रीजन के बाहर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज होते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने यहां पर कुछ प्लेन वेव ले रखी हैं, जिन प्लेन वेव की वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है और उनका फेज और एम्पलीट्यूड मैंने इस तरीके से चूज कर रखा है कि जब वो सुपर इंपोज होते हैं तो वो उस रीजन में तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस भी दिखाते हैं, तो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज होते हैं जिस रीजन पर पार्टिकल कन्फाइंड होता है, और उस रीजन के बाहर वो डिस्ट्रक्टिवली क्या होते हैं? सुपर इंपोज होते हैं। नाउ अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों मैं यहां पर फेज की बात कर रहा हूं, यानी फेज को क्यों चूज करना पड़ रहा है? बिकॉज वी नो
फ्रॉम क्लास 12 हमने जब इंटरफेरेंस पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इस बात को कौन डिफाइन कर रहा था? फेज डिफाइन कर रहा था। अगर आपको याद है इंटेंसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस फाइव। ये फॉर्मूला था वहां पर इंटेंसिटी का, यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब कोई दो वेव सुपर इंपोज होती है, और वो किस बात पर डिपेंड कर रही थी? उसकी वैल्यू ये cos फाइव पर डिपेंड कर रही थी। किस पर डिपेंड कर रही थी? cos फाइव। फाइव क्या था? यहाँ पर फेज था। तो ये फेज डिफाइन करेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेगा। तभी मैंने क्या लिया, इस फेज को इस तरीके से चूज किया, या फिर इस एम्पलीट्यूड को, इस फेज और एम्पलीट्यूड दोनों को इस तरीके से चूज किया कि वो इस रीजन में तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे या फिर कंस्ट्रक्टिवली सुपर इंपोज होंगे, और इससे बाहर डिस्ट्रक्टिवली क्या होंगे? सुपर इंपोज होंगे। क्लियर हुई बात? तो इसे मिटाता हूं मैं। देखो क्या होगा, जब ये सारी वेव क्या होंगी? सुपर इंपोज होगी, इनका सुपरपोजिशन होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा दो, यानी ऐड कर दो सबको। ठीक है, ऐड किया। ऐड करने के बाद मुझे यहाँ पर एक नई वेव देखने को मिलेगी, और वो जो नई वेव है वो x1 और x2 के बीच, ये x1 है x2 है, जहां पर पार्टिकल कन्फाइंड है वहां पर तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिवली क्या होगी? इस तरीके से इंटरफेयर होगी, और इससे बाहर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर। डिस्ट्रक्टिव मतलब उसकी इंटेंसिटी मिनिमम। इंटेंसिटी मिनिमम कहने का मतलब एम्पलीट्यूड मिनिमम। मिनिमम यानी जीरो। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्लियर? और इसको ऐसे इन्वेलप बना दो तो ये इसको वेव पैकेट किताब की तरह बन जाएगा। ठीक, ओके। तो यहां पर लिखूं मैं इस बात को, जो मैंने बात यहां पर बोली। तो हाउ वी कैन फॉर्म वेव पैकेट और लोकलाइज्ड वेव। तो यहां पर लिखो वी कैन फॉर्म wave packet by the help of या फिर ऐसे मत लिखो, हेल्प मत लिखो, बाय सुपरपोजिंग number of plane wave having slightly different frequency या फिर different wavelength, slightly different wavelength and phase and amplitude chosen in such a way that they superimposed constructively in region in which particle is confined and destructively and superimpose, sorry ऐसे लिखो चलो, and destructively outside the region ठीक है, उस रीजन से बाहर कैसे होंगे? वो आउटसाइड द रीजन डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होंगे, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? इस तरीके का एक लोकलाइज्ड वेव, या बोल सकते हैं एक वेव पैकेट मिलेगा। क्लियर हुई बात? तो ये इसको नोट करो। अब देखो ये तो मैं थ्योरेटिकली पढ़ा, और डायग्राम से हमने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से वेव क्या होती हैं? सुपर इंपोज होती है। दीज आर नंबर ऑफ प्लेन वेव्स एंड दे सुपर इंपोज विद ईच अदर एंड दे फॉर्म दिस वेव, यानी दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। यानी इसका मतलब इस वेव पैकेट के अंदर क्या है? बहुत सारी वेव है, यानी जो वेव पैकेट है यहाँ पर, ये इसके अंदर क्या है? बहुत सारी प्लेन वेव क्या हो रखी है? सुपर इंपोज हो रखी है। जो क्या है? ये वो प्लेन वेव है। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन आने थे दिमाग में, चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन को लास्ट में दिमाग में आएगा, मेरे दिमाग में भी आ गया। ओके, अब देखो ये तो थ्योरेटिकली सीखा हमने, वहां डायग्राम बना दिया ना। मैथमेटिकली कैसे ऐड करेंगे? ठीक है, तो मैथमेटिकली इनको ऐड करने के लिए हम हेल्प लेंगे किसकी हेल्प? फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे? फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो लिखो इसके नीचे, लेट वी हैव नंबर ऑफ प्लेन वेव्स
लेट वी हैव नंबर ऑफ प्लेन वेव्स superimposed with each other, superimposed with each other, with each other। अब देखो, हमने जब क्लास 12th में सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने सिर्फ दो वेव ली थी। हमने दो वेव को सुपर इम्पोज किया था, एक लिया था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक लिया था साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। जो भी लिया था, दो मैंने वेव ली थी, उन दोनों को ऐड किया था, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 किया था। ऐसा हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर पहले लिख दिया कि मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव है। मानना मेरे आपके पास 10 वेव होती तो क्या आप वहां पर फिर से y1 प्लस y2 प्लस y3 करते? नहीं करते, बहुत कठिन पड़ जाता 10 वेव को जोड़ना। अभी तो मैं क्या बोला, मेरे पास हजारों वेव है, तो उनको जोड़ना क्या है, और भी कठिन है। तो अब यहां पर कैसे इस सुपरपोजिशन को दिखाएंगे? तो इसे दिखाने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है या फिर एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये लेट वी हैव नंबर ऑफ प्लेन वेव सुपर इम्पोज विथ ईच अदर टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली दिस सुपरपोजिशन, टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली this superposition we have a very nice mathematical tool that is Fourier transform, वो क्या होता है, हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक, ये मिटा दो, अभी समझेंगे। देखो, घबराना नहीं है। देखा, कोई लोग तो डर गए होंगे, ये क्या बोल दिया सर ने अभी, फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा। कोई बोले क्या बोल दिया है भैया ने, फूरियर ट्रांसफॉर्म जैसा। डरना नहीं है, देखो अभी सीख जाओगे क्या होता है, बहुत ईजी है। उससे तो इजी होगा ना, आप 10 वेव को जोड़ रहे हो एक के बाद एक, तो आफत नहीं आ जाएगी आपकी। आपको तो 2 और 2 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हो ना। तो इसको देखो, फूरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सस्ता देख लो। ठीक ना, अब देखो क्या लिखा हमने, वी हैव नंबर ऑफ प्लेन वेव सुपर इम्पोज विद ईच अदर टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली दिस सुपरपोजिशन we have a very nice mathematical tool that is Fourier transform। ठीक, now according to Fourier transform, या फिर ऐसा मत लिखो by the help of Fourier transform, by the help of Fourier transform, we can write wave function of wave packet as follow। ठीक है, as follow कैसे लिख सकते हैं, psi x, t is equal to 1 by under root of 2 pi integration phi k e की पावर i k x इंटू डी के। ठीक है, ये चीज ओके। देखो, ये सारी प्लेन वेव क्या हुई, एक के साथ मिली, एक दूसरे के साथ मिली, यानी सुपर इम्पोज हुई। सुपर इम्पोज होने के बाद उन्हें ये वेव दी हमको, और इस वेव की जो इक्वेशन होगी उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये है। देखो, एक और चीज यहां पर क्या होगी, लिमिट होगी, और लिमिट कहां से कहां होती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। अब देखो, अगर किसने फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा ही नहीं है तो डरने की बात नहीं है, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप जाओ फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो देख लो, तो आपको तो फिर उसके बाद और भी इजी लगेगा कि मतलब ये क्या हो रहा है, सब आप मतलब ऐसे उड़ा दोगे हवा में कि मतलब ये ऐसे कैसे लिख दिया, कोई टेंशन नहीं होगी, लिख दिया मतलब। ओके, क्लियर हुई बात। यानी सिंपल क्या कर रखा है, बहुत सारी वेव को ऐड कर रखा है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो ये आया। अगर आप चाहते हो कि इसका मैं सॉल्व करूं
तो मैं तो यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है करने का। अगर आप चाहते हो कि मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जिस पर इसको क्या कर रखा है, नंबर ऑफ वेव को जोड़ के इसको फाइंड कर रखा है कि कैसे ये फाइंड आया। ओके, आपके लिए अच्छा यही है, आप इसको याद कर लो। वैसे याद भी नहीं करना है, जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तब आपको याद ही करना पड़ेगा ये फॉर्मूला हर वो फिजिसिस्ट को याद होता है जिसको फिजिक्स से प्यार होता है। आप तो याद करोगे ना, ठीक। तो ये क्या है, मेरे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, सिंपल सा। ओके, एक चीज और, यहां पर मैंने क्या कर रखा है, यहां टाइम लिखा है, यहां टाइम नहीं लिखा है, ठीक। देखो टाइम लिखना पड़ेगा, इसको क्या लिखता हूं मैं, यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, होता है टाइम, यहां पर क्या हो जाएगा आई के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ऐसा होता था ना वहां पर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होता था। मैंने यहाँ पर कौन सा केस लिख दिया था, जब टाइम टी इक्वल टू कितना है, 0 है। ओके, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, डी के आ जाएगा, ठीक है। इसको लेना है यहाँ पर, आप छोटा सा गलती हो गया, गलती नहीं कहेंगे हम, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि प्लेन वेव कहाँ पर, सॉरी जो मेरा वेव पैकेट है वो कहाँ पर है, टाइम टी इक्वल टू 0 पर है। लेकिन अभी थोड़ा सा जनरलाइज केस लेते हैं कि वो कहाँ पर है, एट टाइम टी इक्वल टू टी पर है, ठीक है। टी इक्वल टू टी पर वेव फंक्शन क्या होगा, कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलेगा, किसका, इस वेव पैकेट का ना। अब देखो एक चीज और, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक्स एक्सेस ले रखा है, क्यों, क्योंकि मैं सिंप्लिसिटी के करना चाहता हूँ, ठीक। आर भी ले सकता था, 3 डायमेंशन केस भी ले सकता था, लेकिन मैंने क्या लिया, एक्स लिया, ताकि वो क्या हो जाए, एक सिंपल हो जाए। ओके, नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्लियर। अब इसमें मॉडिफाई करते हैं, अब देखते हैं किसके लिए, टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए। नाउ लेट अस सी फॉर टाइम टी इक्वल टू 0, ये नोट हो गया ना, ये नोट कर लो, ठीक। अब लिखो यहाँ पर फॉर टाइम टी इक्वल टू, इसे इक्वेशन 1 बोल दिया आपने। अब देखो कहाँ पर, फॉर टाइम टी इक्वल टू 0 के लिए देखो, अब टी इक्वल टू इसे क्या लिखता हूँ मैं, साई एक्स कॉमा 0 लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू। अब कोई सोचेगा यहाँ पर 1/√2 क्यों लिखा, ये क्या होता है, एक सिमेट्री फैक्टर होता है ना, लगाना ही पड़ता है सिमेट्री दिखाने के लिए। ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फाई के। एक चीज और, ये फाई के क्या है यहाँ पर, कुछ बता सकता है, फाई के इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट, ये भी लिख दो यहाँ पर, जो फाई के इसके नीचे लिखना आप, फाई के क्या है, ये है मेरे पास क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन का क्या है, ये एम्पलीट्यूड है। ओके, लिखो फाई के ई की पावर आई के एक्स माइनस, अब टी की जगह 0 पुट कर रखा है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सिंपल मेरे पास यहाँ पर आई के एक्स इंटू कितना आ गया, डी के आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। ओके, ना अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा बहुत आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म का ज्ञान दे दूं। देखो क्या होता है, नोट ऐसे नोट करके लिखना, नोट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और मल्टीप्लाई में 1/√2 पाई, ठीक है, ये होता है। दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन को, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पर एक्स की लिमिट आएगी तो बचेगा क्या, यहाँ पर एस बचेगा, एस और एक्स दोनों वेरिएबल है, ठीक है, एस और एक्स दोनों वेरिएबल हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स की जो लिमिट आ जाएगी, जो भी लिमिट होगी यहाँ पर, अभी तो क्या है माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन उस टाइम पर जो एक्स की जो लिमिट होगी वो आ जाएगी, तो बचेगा यहाँ पर एस बचेगा। तो सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेशन को ये किसका फंक्शन आएगा, एस का फंक्शन है, किसका फंक्शन आएगा, एस का फंक्शन है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एस इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स ई की पावर आई एस एक्स इंटू कितना आ गया, डी एक्स आ गया। क्लियर, ये क्या हो गया, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स हो गया। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, देखो जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। यहां से मैं क्या लिखता हूं, इसको ऐसा लिखता हूं, एफ एक्स इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनटू प्लस इन्फिनिटी। अब ये जो एफ एक्स से बाहर आ गया तो ये वाला एफ एस कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, एफ एस ई की पावर आई एस एक्स। अभी जो डिफरेंशिएशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, मेरा एस की रिस्पेक्ट में हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है। अगर डी एस है तो किसका फंक्शन आएगा, सॉल्व करने के बाद एक्स का फंक्शन आएगा। क्लियर, तो ये क्या हुआ, इसको क्या पढ़ोगे आप, इसके नीचे लिखो यहाँ पर, आप लिखना इसको क्या पढ़ोगे, इससे आप पढ़ोगे इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ एक्स का क्या है, ये इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है। ओके, नाउ अब इन दो इक्वेशन को देखो, इसको ओके सॉरी एक चीज और गड़बड़ होगी मेरे से, यहां पर क्या साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक। अब देखो, अगर मैं इससे इसको कंपेयर कराऊं, इन इक्वेशन को कंपेयर कराऊं, तो ये इक्वेशन इससे मैच कर रही है, ये इक्वेशन इससे क्या कर रही है, मैच कर रही है। यहां पर ये एफ एस क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, जो एफ एस है वो क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स है, और जो एफ एक्स है वो क्या है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस है, ठीक है। दिस इज इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। तो देखो, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मैं इसको लिख सकता हूं, आप एफ के को लिख सकता हूं, तो जहां ये एफ एक्स लिखा मैंने, वहां मैं इस साई को साई के को लिख सकता हूं, सॉरी साई के नहीं, फाई के को लिख सकता हूं। तो फाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो फाई के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, ये 1/2 पाई भी होगा इधर पे, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और यहां क्या आया, एफ एस आया, यानी बाहर वाला अंदर आ गया, तो यहां क्या आ जाएगा, साइन नॉट एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, साई एक्स, ये है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या, साइन नॉट एक्स, ठीक है। नॉट क्या दिखा रहा है, एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर दिखा रहा है, तो इसका लिखता हूं मैं, देखो साइन नॉट एक्स और ई की पावर, यहां माइनस हो गया तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आई के एक्स। अब मल्टीप्लाई में यहां क्या था, यहां क्या होगा, डी एस हो गया, तो यहां क्या हो जाएगा, डी के था, अब डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब देखो, इक्वेशन 2 और 3 में अगर मेरे को कोई भी एक पता हो, या तो साइन नॉट पता हो तो मैं यहां से फाई के निकाल सकता हूं, अगर फाई के पता है तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, साइन नॉट निकाल सकता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को देखो ध्यान से, ये दो इक्वेशन क्या बता रही हैं कि अगर मेरे पास फाई के पता है, एम्पलीट्यूड पता है उसका, किसका, वेव पैकेट का, तो मैं उसे क्या निकाल सकता हूं, उसका वेव फंक्शन निकाल सकता हूं। अगर वेव फंक्शन पता है, यानी एट टाइम टी इक्वल टू 0 पर साइन नॉट एक्स पता है, तो वहां से मैं ये निकाल सकता हूं, क्या, साई के निकाल सकता हूं। क्लियर हुई बात इतनी। अब देखो एक चीज और, नाउ अब ये क्या है, वेव फंक्शन है, दिस इज वेव फंक्शन, तो ये वेव फंक्शन है, ये क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। देखो आप ध्यान से, अब ये दो यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे आप, देखो इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, वही चीज इक्वेशन 3 के लिए भी लागू होगी। देखो इक्वेशन 3 में, इन इक्वेशन 3 जो मेरे पास साइन नॉट एक्स है, ये क्या है, वेव फंक्शन ऑफ क्या है, ये वेव पैकेट है, वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट है। जो मेरे पास साइन नॉट एक्स है वो क्या है, वेव फंक्शन ऑफ वेव पैकेट है। तो इसने कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। देखो वेव पैकेट क्या था, कुछ ऐसा था मेरे पास, ये था, ये मेरा वेव पैकेट है, यानी वेव पैकेट का जो वेव फंक्शन होता है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पीक वैल्यू को अटेंड करता है, और जब हम उस पीक वैल्यू से दूर जाते हैं या फिर फार फ्रॉम दिस पॉइंट जाते हैं, तो वेव पैकेट क्या होता है, वेनिश हो जाता है, या बोल सकते हैं वेव फंक्शन क्या हो जाता है, वेनिश हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये क्या है, मेरा एक वेव पैकेट है, ये क्या है, मेरा एक वेव पैकेट है। देखो इस तरीके से ये वेव पैकेट है, यानी किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसके बाद ऐसे मिनिमम वैल्यू, ऐसा होता है, ठीक है। वेव पैकेट में ऐसा तो होता है, यानी जो वेव पैकेट का वेव फंक्शन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो ये पॉइंट ये है, पर अपने पीक वैल्यू को अटेंड करता है, और जब उस पॉइंट से हम इधर की ओर या लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाते हैं, वन डायमेंशन के केस में, तो वो क्या हो जाता है, वेव फंक्शन वेनिश हो जाता है, और यहां तो 0 हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये जो मेरे पास साइन नॉट एक्स है, उसने भी कुछ ऐसा ही नेचर क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, ठीक, ऐसा ही कुछ नेचर क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट दिस साइन नॉट एक्स हैव पीक वैल्यू एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पीक होनी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि जब x इक्वल टू 0 पर इस साइन नॉट x की वैल्यू क्या है, पीक पर है। तो जब मैं x इक्वल टू 0 की ओर जाऊंगा, तो जो मेरे पास
वेव फंक्शन होगा वो कहाँ की ओर जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाएगा, यानी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को अटेंड करना चाहेगा। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पर पहला केस क्या होगा, इफ क्या होना चाहिए, जब भी ये वेव फंक्शन निकलेगा उसने क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, इफ x टेंड्स टू 0, x कहाँ की ओर आए, 0 की ओर आए, देन क्या होना चाहिए, साइन नॉट x किसको अटेंड करना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू की ओर आना चाहिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आना चाहिए, यानी साइन नॉट x कहाँ की ओर आना चाहिए, पीक वैल्यू की ओर आना चाहिए, कहाँ की ओर, पीक वैल्यू की ओर आना चाहिए, तब ये क्या करेगा, उस वेव पैकेट के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या होगी, इफ x टेंड्स टू, x कहाँ की ओर, 0 से दूर की ओर जाए, यानी इफ x इज फार अवे फ्रॉम x इक्वल टू 0, अगर जो x हो वो x इक्वल टू 0 से बहुत दूर हो तो उसने कैसा होना चाहिए, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए। देन जो साइन नॉट x होना चाहिए वो कैसा क्या हो जाना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए, साइन नॉट x क्या हो जाना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए। तभी अगर ये कंडीशन होंगी तभी ये क्या करेगा, किसी एक वेव पैकेट के वेव फंक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई बात। वही चीज हम इसके लिए भी लगा सकते हैं, किसके लिए, इस इक्वेशन 3 के लिए। यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, इसके लिए क्या लगाएंगे, तो इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। ठीक, तो नाउ इन इक्वेशन 4 देखो ऐसे ही, सिमिलरली इन इक्वेशन 4 में क्या है, लेट, यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट फाई के हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, सॉरी यहां पर k है, k का आएगा ना, वेरिएबल है, k का फंक्शन आएगा, कहां पर, एट k इक्वल टू k नॉट, ये k इक्वल टू k नॉट पर क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो जब जो k है वो k नॉट की ओर टेंड्स करेगा, तब जो साइन नॉट है वो किसकी ओर टेंड्स, सॉरी जो ये फाई k है किसकी ओर टेंड्स करेगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर अटेंड करेगा। और जब k नॉट से दूर जाएगा तब जो फाई k होगा वो क्या होगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक, देखो लिखना चाह रहा हूं मैं, तो पहला केस तो क्या होगा, इफ k टेंड्स टू k नॉट, अगर k कहां की ओर आए, k नॉट की आ रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड है ना k, ये क्या है, फाई k क्या है, एम्पलीट्यूड है। इफ k टेंड्स टू k नॉट की ओर आए तो जो फाई k होगा कहां की ओर जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाएगा। देन जो फाई k होगा वो कहां की ओर टेंस करेगा, मैक्सिमम वैल्यू की ओर टेंस करेगा। दूसरा केस में क्या हो जाएगा बताओ, इफ k टेंस टू कहां की ओर, फार अवे फ्रॉम क्या, फार अवे फ्रॉम k नॉट, k इक्वल टू k नॉट, यानी k इक्वल टू k नॉट से दूर जाए, यानी अगर ये k इक्वल टू k नॉट वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, k इक्वल टू k नॉट वाला पॉइंट है, जब इससे दूर जाएगा तो वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए। ऐसा होना ही होना चाहिए क्योंकि उसने क्या करना है, वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देन तब क्या होगा, देन सो जो फाई k होगा दिस मस्ट बी वेनिश, इसने क्या हो जाना चाहिए, वेनिश हो जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, हमारा वेव पैकेट हो गया, और ये क्या हो गया, उस वेव पैकेट का वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या करना है, आपको याद रखना है, वैसे याद रखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो आपको याद करने हैं, जब मैथ्स पढ़ोगे आप तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात ना। अब देखो, अब वेव पैकेट भी तो जैसे पार्टिकल माना मूव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके साथ वेव पैकेट भी मूव करेगा, और जो वेव पैकेट मूव करेगा उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी। तो हिडन डालो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, मैं इसे मिटा दूं तो हिडन डालो आप ग्रुप वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय vg, वेलोसिटी बाय विच वेव पैकेट ट्रेवल, वेलोसिटी बाय विच वेव पैकेट ट्रेवल इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। ना ग्रुप वेलोसिटी क्यों बोला,
आंसर आपको पता होगा या फिर आपको समझ आ रहा होगा। अगर वेव पैकेट समझ में आया है तो उसको ग्रुप वेलोसिटी क्यों बोला, समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो वेव पैकेट है वो क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेन वेव है, तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। देखो क्या था, वेव पैकेट क्या था, मेरे पास नंबर ऑफ प्लेन वेव थी यूं करके, ठीक है, जो कुछ फेज वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, जिनकी फेज वेलोसिटी कितनी थी, VPS थी। ये सारे के सारे क्या हुए, सुपर इम्पोज हुए किसी पॉइंट पर या किसी रीजन पर कंस्ट्रक्टिवली, और उन्होंने क्या दिया, एक इस तरीके से वेव पैकेट फॉर्म हुआ यहाँ पर। ठीक है, ओके सॉरी, इस तरीके से यहाँ पर एक वेव पैकेट फॉर्म हुआ यूं करके कुछ। ओके, नाउ अब ये वेव पैकेट पार्टिकल के साथ आगे मूव करेगा, और जिस वेलोसिटी से ये वेव पैकेट मूव करेगा, या फिर इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वेव, ये सबके सब वेव कहाँ है, इसके अंदर सुपर इम्पोज हो रखे ना, इसी के अंदर है। यानी जो ये ग्रुप ऑफ वेव जिस वेलोसिटी से मूव करेगा आगे की ओर, या फिर जिस भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा उस डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोल देंगे, ग्रुप वेलोसिटी बोल देंगे, यानी VG बोल देंगे। और इसके अंदर जो वेव है किस वेलोसिटी से चल रही है, हमारी ग्रुप वेलोसिटी से चल रही है। सॉरी, इसके अंदर की जो वेव है किससे चल रही है, हमारी फेज वेलोसिटी से चल रही है। और जो पूरा पैकेट है या फिर ग्रुप ऑफ वेव है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, हमारा ग्रुप वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, क्लियर हुई बात। अब जैसे हमने क्या किया था, फेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था, फेज वेलोसिटी क्या था हमारे पास, VPH इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई k था। इसी तरीके से हम ग्रुप वेलोसिटी के लिए भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैं पहले डायरेक्ट उसको लिख देता हूं। जो ग्रुप वेलोसिटी होता है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के, यानी ओमेगा किसका फंक्शन होता है, के का फंक्शन होता है। इसका अगर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू के, क्या निकल के आ जाएगा, हमारा ग्रुप वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। ओके, मैंने अभी ड्राइव नहीं कर रहा हूं, ड्राइव करने के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा मैं, जिसका टॉपिक क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी, या फिर फॉर्मूला या फिर डेरिवेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। तो वहां पर एक लंबा सा डेरिवेशन है किसके लिए, ग्रुप वेलोसिटी के लिए। ठीक है, उसको हम एक आसान मेथड से करेंगे। किसी बुक में ग्रिफिथ में तो वैसे, सॉरी, जो मेरे पास बुक है जेटली, उसमें तो थोड़ा कठिन दे रखा है, लेकिन जो दूसरी बुक है सत्यप्रकाश उसमें अच्छा दे रखा है। ठीक है, उससे कराऊंगा मैं ग्रुप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, यानी ये चीज। तो पहले आपको फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए, ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी के होता है। और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन भी होता है, वो क्या होता है हमारे पास, फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी माइनस, सॉरी गलत, क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी माइनस लैम्डा इंटू डी डिफरेंशिएशन ऑफ फेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ये क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, बहुत बार जैम में पूछा गया है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक, या फिर ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है या फिर फेज वेलोसिटी क्या होती है। तो तीन के तीन जो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्या ग्रुप वेलोसिटी है जो हमने डिफाइन किया, जिस वेलोसिटी से हमारा वेव पैकेट क्या करता है, ट्रेवल करता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोल देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पहले इसको ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद इसको ड्राइव करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी क्या रहने वाला है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिहाज से या फिर उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, बाकी आपको फिर ये याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी एक चीज है, डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो भी हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हमने वो जो अभी फूरियर ट्रांस थोड़ा सा अलग था आपके लिए, जिनने फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है। ठीक है, वैसे तो जो फिजिसिस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी मैथ अच्छी हो जाती है, लेकिन जिन्होंने फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा उस पॉइंट पर थोड़ा सा धक्का जैसा लगा होगा कि क्या जो हो गया करके, पर उससे डरने की बात नहीं है। वो फॉर्मूला तो हमको याद ही करना पड़ता है। आप उसको मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तब भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, यहाँ तो आपको वैसे भी याद करना ही था। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया हमारा वेव पैकेट और ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इन दो डेरिवेशन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।